जीवन खुद को आगे कैसे बढ़ाता है। हमारे पास एक श्रोता के भेजे हुए कुछ बेहतरीन नोट्स हैं जो इस अध्याय का पूरा खाका खींचते हैं। तो हमारा मिशन है इन नोट्स की मदद से ये समझना कि जीवन की निरंतरता के पीछे की रणनीति क्या है। मतलब सरल से सरल जीव से लेकर हम इंसानों तक। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक अध्याय नहीं बल्कि एक कहानी है। कहानी इस बात की कि कैसे अरबों सालों में जीवन ने जानकारी मतलब डीएनए को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के अविश्वसनीय तरीके विकसित किए हैं। और इस कहानी में क्लोनिंग भी है, जोखिम भी है और अद्भुत तालमेल भी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पहले स्लाइड में कुछ बड़े सवाल उठाए गए हैं। सबसे पहला और सीधा सवाल, जनन आवश्यक क्यों है? क्या यह सांस लेने या खाने जितना जरूरी है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है क्योंकि इसका जवाब हाँ और नहीं दोनों है। नोट्स में लिखा है कि यह किसी एक जीव के जीवित रहने के लिए अनिवार्य नहीं है, पर यह प्रजाति के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, कोई एक इंसान बिना बच्चे पैदा किए अपनी पूरी जिंदगी जी सकता है। हाँ, ये तो है। लेकिन अगर पूरी मानव जाति जनन करना बंद कर दे तो 100 साल में इंसानों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो जनन एक व्यक्तिगत जरूरत नहीं बल्कि एक प्रजाति की जरूरत है। ठीक है। तो ये प्रजाति को बचाने का एक तरीका है। लेकिन जब जनन होता है तो क्या एक जीव अपनी हूबहू कॉपी बनाता है? नोट्स का अगला सवाल इसी से जुड़ा है। क्या जीव अपनी पूरी प्रतिकृति बनाते हैं? और यहीं से ये कहानी दिलचस्प होनी शुरू होती है। इसका सीधा जवाब है नहीं। और यही नहीं विकास का आधार है। जनन की पूरी प्रक्रिया डीएनए की कॉपी बनाने पर टिकी है। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जीवन की ब्लूप्रिंट है। जब कोशिका बढ़ती है तो पहले इस ब्लूप्रिंट की कॉपी बनाई जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी कॉपी करने की प्रक्रिया में थोड़ी बहुत गलतियां तो हो ही जाती हैं। क्या यहां भी ऐसा ही होता है? बिल्कुल। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। नोट्स में इसे विभिन्नता यानी वेरिएशन कहा गया है। डीएनए की कॉपी बनाने की प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से सटीक है, लेकिन 100% नहीं। इसमें छोटे मोटे बदलाव आ ही जाते हैं और यही बदलाव प्रजाति के लिए एक तरह का इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस? वो कैसे? सोचिए, अगर किसी प्रजाति के सभी जीव जेनेटिक रूप से एक जैसे हों और कोई नई बीमारी आ जाए जो एक को मार सकती है, तो वो पूरी प्रजाति को खत्म कर देगी। सही। लेकिन अगर उनमें थोड़ी विभिन्नता है तो शायद कुछ जीव उस बीमारी से लड़ने में सक्षम होंगे और वे बच जाएंगे। यह प्रकृति का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है। वाह! तो जनन का लक्ष्य सिर्फ संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि विविधता पैदा करना भी है। अरे, और इसी से जुड़ा अगला पॉइंट है जनन के प्रकार, अलैंगिक और लैंगिक। मुझे लगता है ये दोनों इसी विविधता वाले विचार के दो अलग अलग रास्ते हैं। ये पहले अलैंगिक तरीकों को देखते हैं जो सरल और तेज है। हमारे नोट्स में अलैंगिक जनन के कई तरीके दिए गए हैं। पहला है विखंडन, फिजन, और यहाँ अमीबा का एक चित्र है जो 2 हिस्सों में बट रहा है। हाँ, ये सबसे सीधी रणनीति है। 1 से 2 हो जाओ। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव बस अपनी डीएनए की कॉपी बनाते हैं, आकार में थोड़े बड़े होते हैं और बीच से बटकर 2 नए अमीबा बना लेते हैं। इसे द्विखंडन कहते हैं। अच्छा। लेकिन इसका एक और रूप है बहुखंडन, जिसका उदाहरण मलेरिया फैलाने वाला परजीवी प्लाज्मोडियम है। वो एक कोशिका के अंदर ही कई बार बटकर एक साथ दर्जनों नई कोशिकाएं बना देता है। ये बहुत तेजी से संख्या बढ़ाने का एक खतरनाक तरीका है। और दूसरा तरीका है खंडन, फ्रेगमेंटेशन, जिसमें स्पाइरोगाइरा का उदाहरण दिया गया है। ये विखंडन से कैसे अलग है? जब बड़ा हो जाता है तो वो बस 2-3 टुकड़ों में टूट जाता है और हर टुकड़ा एक नया जीव बन जाता है। ये ऐसा है जैसे एक ट्रेन के 2 डिब्बे अलग होकर अपनी अपनी पूरी ट्रेन बना ले। ये तो अद्भुत है। लेकिन क्या और भी जटिल जीव ऐसा कर सकते हैं? नोट्स में अगला तरीका है पुनरुद्भवन, रीजेनरेशन, और यहाँ प्लेनेरिया का चित्र है जिसे 3 टुकड़ों में काटने पर 3 नए प्लेनेरिया बन रहे हैं। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये प्रकृति का एक चमत्कार ही है। प्लेनेरिया में स्टेम कोशिकाओं का एक अद्भुत संग्रह होता है जो शरीर के किसी भी हिस्से को दोबारा बना सकती हैं। अगर आप उसके सिर का एक छोटा टुकड़ा भी काट दें तो वो पूरा शरीर उगा लेगा। हम इंसान भी कुछ हद तक ऐसा कर सकते हैं, जैसे हमारी त्वचा या लिवर खुद को ठीक कर लेते हैं। लेकिन प्लेनेरिया इस क्षमता का मास्टर है। और हाइड्रा में मुकुलन भी होता है। क्या ये पुनरुद्भवन जैसा ही है? थोड़ा अलग है। पुनरुद्भवन चोट लगने या कटने पर होता है,
जबकि मुकुलन में हाइड्रा के शरीर पर एक कली या बड की तरह एक छोटा उभार निकलता है जो धीरे धीरे एक नन्हे हाइड्रा में विकसित होता है और फिर अपने जनक से अलग हो जाता है। यह पेड़ पर फल लगने जैसा है, बस यहाँ फल खुद एक नया पेड़ है। पौधों की बात चली है तो अगला तरीका है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जैसे गुलाब की कलम लगाना। इसका मतलब है कि पौधे बीज के बिना भी जनन कर सकते हैं। हाँ, और किसान और माली इस तकनीक का सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रायोफिल्म की पत्ती के किनारों से नए पौधे निकल आते हैं। गन्ने का तना लगा दो तो नया गन्ना उग जाता है। ये अलैंगिक जनन का एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है, जिससे हम मन चाहे गुणों वाले पौधे जैसे ज्यादा मीठे आम या खास रंग के गुलाब की सटीक कॉपी बना सकते हैं। इन सब तरीकों में एक बात कॉमन है, एक ही जनक है और संतान लगभग उसी की क्लोन है। लेकिन एक और तरीका है बीजाणु समासंग, स्पोर फॉर्मेशन, जिसका उदाहरण ब्रेड पर लगने वाली फफूंद है। ये कैसे काम करता है? बीजाणु या स्पोर्स प्रकृति के टाइम कैप्सूल की तरह हैं। फफूंद अपनी धागे जैसी संरचनाओं के ऊपर छोटी छोटी थैलियां बनाती हैं, जिन्हें बीजाणुधानी कहते हैं। इनमें हजारों बीजाणु भरे होते हैं। हर बीजाणु पर एक मोटी सुरक्षा परत होती है जो उसे गर्मी, सूखे से बचाती है। वे सालों तक इंतजार कर सकते हैं। अच्छा। और जैसे ही उन्हें नमी मिलती है, जैसे ब्रेड का टुकड़ा, वे जाग जाते हैं और एक नई फंगस कॉलोनी बना देते हैं। ये एक अविश्वसनीय सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। तो ये सारे अलैंगिक तरीके बहुत कुशल और तेज लगते हैं। फिर लैंगिक जनन की जरूरत ही क्यों पड़ी, जिसमें दो जीवों की भागीदारी, ऊर्जा और समय सब कुछ ज्यादा लगता है? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। जैसा हमने शुरू में बात की थी, अलैंगिक जनन आपको एक स्थिर माहौल में बहुत सफल बना सकता है, लेकिन यह एक जेनेटिक डेड एंड भी हो सकता है। लैंगिक जनन अपनी जटिलता के बावजूद जेनेटिक लॉटरी खेलने जैसा है। इसमें दो अलग अलग जनकों से डीएनए आता है, जिससे हर नई संतान एक बिल्कुल नया कॉम्बिनेशन होती है। और यही विभिन्नता प्रजाति को भविष्य के अज्ञात खतरों से, चाहे वो नई बीमारी हो या जलवायु परिवर्तन, से बचने का मौका देती है। यानी लैंगिक जनन भविष्य के लिए एक निवेश है। चलिए अब इस रणनीति को पौधों में समझते हैं। यहाँ एक फूल का बहुत सुंदर चित्र है। क्या फूल पौधों के जनन अंग हैं? बिल्कुल। फूल सिर्फ सुंदर नहीं होते, वे पौधों के हाईटेक जनन उपकरण हैं। नोट्स में पुंकेसर को नर जननांग और स्त्री केसर को मादा जननांग बताया गया है। पुंकेसर के परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मक है, और स्त्री केसर के निचले हिस्से अंडाशय में बीजांड होता है, जिसके अंदर अंड कोशिका या मादा युग्मक होती है। तो इन दोनों युग्मकों को मिलना होता है। इसके लिए नोट्स में परागण, पॉलिनेशन और निषेचन, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया बताई गई है। हाँ, परागण का मतलब है पराग कणों का पुंकेसर से स्त्री केसर के ऊपरी हिस्से वर्तिकाग्र तक पहुंचना। इसके लिए पौधे हवा, पानी या मधुमक्खियों जैसे कीड़ों की मदद लेते हैं। एक बार परागकण वहां पहुंच गया तो वो एक पराग नली बनाता है जो अंडाशय के अंदर अंड कोशिका तक पहुंचती है। अच्छा। फिर नर युग्मक उस नली से जाकर अंड कोशिका से मिल जाता है। इसी मिलने को निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद ही फल और बीज बनते हैं? जी हाँ, निषेचन के बाद बीजांड बीज में बदल जाता है और पूरा अंडाशय पककर फल बन जाता है। तो अगली बार जब आप कोई फल खाएं तो याद रखिए कि आप एक पौधे के पके हुए अंडाशय को खा रहे हैं और उसके अंदर की अगली पीढ़ी यानी बीज मौजूद हैं। पौधों से अब हम मानव जनन पर आते हैं। यहाँ भी वही लैंगिक जनन का सिद्धांत काम करता है, लेकिन तंत्र कहीं ज्यादा जटिल है। पहले नर जनन तंत्र की बात करते हैं। यहाँ मुख्य अंग है वृषण यानी टेस्टिस, जो शुक्राणु यानी नर युग्मक और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। शुक्राणु शुक्रवाहिका नाम की नली से आगे बढ़ते हैं और रास्ते में शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाला तरल पदार्थ उनसे मिलता है। यह तरल शुक्राणुओं को पोषण और तैरने का माध्यम देता है। और मादा जनन तंत्र में मुख्य अंग क्या हैं? यहाँ अंडाशय, ओवरी है, जो हर महीने एक अंड कोशिका मतलब मादा युग्मक और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन बनाते हैं। अंड कोशिका अंडवाहिका यानी फिलोपियन ट्यूब में आती है
और यही वो जगह है जहां आम तौर पर शुक्राणु से उसका निषेचन होता है। अच्छा, तो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। जी, और निषेचन के बाद भ्रूण गर्भाशय यूट्रस में जाकर स्थापित हो जाता है और वहीं विकसित होता है। अगली स्लाइड में 2 स्थितियां बताई गई हैं, जब अंड का निषेचन होता है और जब नहीं होता। चलिए पहले देखते हैं कि निषेचन होने पर क्या होता है। अगर अंडवाहिका में शुक्राणु अंड कोशिका से मिल जाता है तो निषेचन हो जाता है और युग्मनज बनता है। ये विभाजित होकर भ्रूण बनाता है और गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। यहाँ एक अद्भुत अंग विकसित होता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा मुझे हमेशा से बहुत आकर्षक लगा है। ये भ्रूण का हिस्सा है लेकिन माँ के शरीर के अंदर काम करता है, वो भी बिना माँ की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा खारिज किए। ये कैसे संभव है? ये जीव विज्ञान के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। प्लेसेंटा एक तरह का डिप्लोमैटिक जोन बनाता है। ये माँ और भ्रूण के रक्त को सीधे मिलने नहीं देता, लेकिन पोषक तत्वों जैसे ग्लूकोज, ऑक्सीजन और एंटीबॉडीज को माँ से भ्रूण तक जाने देता है और भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ये एक साथ फिल्टर, फेफड़े और किचन का काम करता है। इस पूरे विकास में करीब 9 महीने लगते हैं। और अगर निषेचन ना हो तो शरीर हर महीने की तय की गई तैयारी को खत्म कर देता है। गर्भाशय हर महीने एक संभावित भ्रूण के लिए अपनी अंदरूनी दीवार को मोटा और रक्त वाहिकाओं से भरपूर स्पंजी बना लेता है। जब निषेचन नहीं होता तो इस परत की जरूरत नहीं पड़ती और ये टूटकर रुधिर और म्यूकस के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकल जाती है। जी। इसी प्रक्रिया को ऋतुस्राव या रजोदर्शन मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। यह लगभग 28 से 30 दिन का एक चक्र है जो दिखाता है कि शरीर लगातार जीवन की संभावना के लिए तैयार रहता है। अब हम एक ऐसे विषय पर आ रहे हैं जो सिर्फ जीव विज्ञान नहीं बल्कि समाज और स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। ये जानना कि जीवन कैसे बनता है एक बात है, लेकिन इस प्रक्रिया को जिम्मेदारी से संभालना बिल्कुल अलग। चलिए जनन स्वास्थ्य की बात करते हैं। ये बहुत जरूरी विषय है। नोट्स में पहले यौन संचारित रोगों एसटीडीज का जिक्र है। यौन क्रिया द्वारा कई बीमारियां फैल सकती हैं। कुछ जीवाणु जनित हैं जैसे गोनोरिया और सिफिलिस, और कुछ वायरस जनित जैसे HIV एड्स। कॉन्डम का प्रयोग इनसे काफी हद तक सुरक्षा प्रदान करता है। और दूसरा पहलू है गर्भ निरोधन, यानी अनचाहे गर्भ को रोकना। नोट्स में कई विधियां दी गई हैं। हाँ, और ये अलग-अलग सिद्धांतों पर काम करती हैं। यांत्रित अवरोध जैसे कंडोम शुक्राणु को अंड कोशिका तक पहुंचने से रोकते हैं। हार्मोनल गोलियां अंडाशय से अंड कोशिका के निकलने की प्रक्रिया को ही रोक देती हैं। कॉपर्टी जैसी युक्तियां गर्भाशय में शुक्राणुओं को निष्क्रिय कर देती हैं। और अंत में शल्य क्रिया या नसबंदी है जो पुरुषों या स्त्रियों में युग्मकों के रास्ते को स्थायी रूप से बंद कर देती है। इसी स्लाइड में एक बहुत गंभीर चेतावनी भी है। भ्रूण लिंग निर्धारण एक कानूनी अपराध है। हाँ, और ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक सामाजिक जरूरत है। तकनीक का दुरुपयोग करके जन्म से पहले लिंग का पता लगाना और कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध है, क्योंकि ये समाज में लिंगानुपात को बिगाड़ता है, जिसके बहुत बुरे सामाजिक परिणाम होते हैं। बिल्कुल। एक स्वस्थ समाज के लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या में संतुलन होना अनिवार्य है। अब हम आखिरी स्लाइड पर हैं। इसमें एक आधुनिक तकनीक ऊतक संवर्धन टिश्यू कल्चर का जिक्र है। ये एक तरह से इंसानों द्वारा किया जाने वाला कायिक प्रवर्धन है, लेकिन लैब में। इसमें पौधे की कुछ कोशिकाओं को लेकर उन्हें एक पोषक माध्यम में उगाया जाता है। वे कोशिकाएं बढ़कर एक गुच्छा बनाती हैं जिसे कैलस कहते हैं। फिर हार्मोन्स की मदद से उस कैलस से हजारों नए पौधे उगाए जा सकते हैं। और वो सभी जेनेटिक रूप से एक जैसे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। सजावटी पौधे या बीमारियों से मुक्त पौधे उगाने के लिए ये बहुत उपयोगी है। तो इस पूरे अध्याय को संक्षेप में देखें तो हमने डीएनए की कॉपी बनने से लेकर अलैंगिक जनन की सीधी रणनीतियों और लैंगिक जनन की जटिल और विविधता भरी दुनिया को समझा। पौधों से लेकर इंसानों तक मूल सिद्धांत वही है, जानकारी को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। हमने देखा कि अलैंगिक जनन जहां क्लोन बनाकर तेजी से फैलता है, वहीं लैंगिक जनन 2 जनकों की डीएनए को मिलाकर विभिन्नता पैदा करता है, जो प्रजाति के लंबे समय तक अस्तित्व के लिए जरूरी है। यह दक्षता और लचीलेपन के बीच का एक अद्भुत संतुलन है। तो ये था जीव जनन कैसे करते हैं अध्याय पर हमारा विश्लेषण। हमने नोट्स के हर हिस्से को जोड़कर एक पूरी कहानी बनाने की कोशिश की। उम्मीद है अब सारे कॉन्सेप्ट्स और उनके पीछे का क्यों
स्पष्ट हो गया होगा। बिल्कुल। और अंत में श्रोता के लिए एक विचार छोड़ जाती हूँ। हमने देखा कि विभिन्नता प्रजाति के अस्तित्व के लिए कितनी जरूरी है। अब जरा सोचिए, अगर इंसान सिर्फ अलैंगिक जनन कर पाते और हम सब एक दूसरे के जेनेटिक क्लोन होते, तो आज हमारी दुनिया कैसी होती? हमारी कला, हमारा समाज, हमारी बीमारियां और हमारी क्षमताएं, सब पर इसका क्या असर पड़ता? अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।